हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छात्र अधीक्षक परीक्षा की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती, पटवारी परीक्षा, आरआई, सीटेट या सीजीटेट जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आने वाले सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के सारे एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे एसएससी का, फिर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये हमारा क्लास 3 होगा, ये छात्रावास अधीक्षक के लिए। हालांकि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदा तो है ही है, क्योंकि ये सिलेबस फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, छात्रावास सिलेबस के अंतर्गत पहले यूनिट के अंतर्गत जो है महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट क्लास 1 और क्लास 2 के रूप में वो कंप्लीट हो चुका है। आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मैं छात्रावास अधीक्षक और पटवारी नोट्स बनाया हूँ, उसमें आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ जा करके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग शुरू करने वाले गणित में ये औसत, एवरेज, ये हमारा क्लास 3 होगा छात्रावास अधीक्षक के लिए। हालांकि छात्रावास अधीक्षक के लिए क्लास है, लेकिन ये क्लास सभी परीक्षाओं में वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चूँकि दोस्तों हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं औसत, और इस औसत में हम लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड से शुरू करेंगे। और ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2011 से लेकर के 2013 तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। और इसी तरह से आपके सीजीपीएससी और व्यापम में एग्जाम पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, एवरेज क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि एवरेज क्या है। अब देखिए, औसत, औसत का मतलब होता है कि सजाती जो राशिफल है उसका योगफल, उसका योगफल को जितना भी संख्या रहता है उसमें भाग देते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लीजिए ये 6 संख्या है, और ये सब 6 का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। ये सारे का योग करेंगे, 6 5 11, 11 11 4 15 3 18 2 20 1 21, 21/6। तो अब भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होगा 6 या 18, तो ये 3 पॉइंट कुछ आएगा, 6 या 18 3.33, तो ये हमारा हो जाएगा औसत। तो इस तरह से ये औसत है। सबसे पहले दो फार्मूला है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। औसत को मध्यमान के नाम से भी जाना जाता है। कुछ क्वेश्चन में मध्यमान क्या होगा ये पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो हम लोग जो है वीडियो शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों हमारे चैनल में। नए होंगे तो, और अच्छा लगने पर लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए, औसत, औसत या इसको कहते हैं मध्यमान, तो सभी राशियों का योग को जोड़ करके उसकी कुल संख्या से भाग देते हैं तो आ जाता है औसत। आगे हम देखते हैं, योग अगर पूछ दिया जाए, दो सूत्र याद रखेंगे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सभी राशियों का योग निकालने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, इसका सूत्र है औसत गुणा राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। ध्यान रखिएगा। देखिए, एक चीज़ और बता दूं, योग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो औसत में गुणा कर देंगे राशियों की कुल संख्या से, तो ये हमारे यहाँ निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, हमारा योग निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए औसत पूछता है दोस्तों, तो सभी राशियों का योग कर देना है, सभी जो राशि है उसका योग करना है, और कुल संख्या से क्या करना है, हमको भाग देना है कुल संख्या से। तो यहाँ निकल जाएगा योग, या सॉरी औसत या फिर मध्यमान। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही जल्द शुरू करेंगे हम क्वेश्चन। और क्वेश्चन में सबसे पहले स्टार्टिंग में सरल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। बाकी चर अचर से भी जो संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं। पहले स्टार्टिंग में जो एकदम वेरी सिंपल क्वेश्चन होता है, कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है, तो कभी कभी ऐसा सिंपल क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है, तो हम सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। और चर अचर जैसे एक्स, वाई, एम, एन, ये संख्या वाला भी अगर क्वेश्चन आपको दिया जाता है, उन सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, यदि 37, 19, 49, 52, 71, 91, 71, 91 वाई तथा 5959 का औसत 70 हो, तो वाई का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें कितने संख्या हैं आपको देखना है। तो इसमें यह है कि गिन लेंगे, 37 है तो लिख लीजिए, सारों को योग करना है, 37 प्लस 19 प्लस, इसको करते जाना है, 37 प्लस 19 प्लस 49 प्लस 52 प्लस 71 प्लस 91, और प्लस हो जाएगा 59 प्लस 70। तो देखिए दोस्तों, इतने सारे को जोड़ने पर अब हमें
ये तो हो गया हमारे जो राशि है, ये राशि दिया हुआ है, ये सारे का योग करेंगे। ये सिंपल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है, सिंपल, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो इस तरह से जितने भी राशि दिया जाएगा उसको योग करेंगे, और योग करने के बाद ध्यान रखिएगा, इसको योग करने के बाद इसे गिन लेंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 से भाग दे देंगे। ये सारे को योग करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 448। कितना आ जाएगा, 448/8। तो 448/8 में भाग दे दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8×5 = 40 और 8×6 = 48, तो 56 औसत। ऑप्शन में आपका 56 जो आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे 70 में एक इकाई अंक को देखिए 0 है, यहाँ 9 है तो 9 में जोड़ लीजिए, 9 1 10 हो गया 91 में। फिर 71 में देखिए 11 हो गया, 11 52 में 2 13, 13 और 7 20 और 2 22 हो गया, 22 38 31 31 7 38, तो 38 का 8 तो यहाँ आ गया 448 में। बाकी ये 3 1 4 इस तरह से जोड़ सकते हैं, वो आ जाएगा 448। तो जोड़ना तो आप सभी को आता है, इसलिए मैं एक एक नहीं बता रहा हूँ, बस इसी तरह से आप पद्धति जान लीजिए। और ये जो क्वेश्चन हमने किया है दोस्तों अभी, ये एसएससी 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी टायर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए किस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, तो हमें किसी प्रश्न को सरल भी नहीं मानना है और किसी क्वेश्चन को कठिन भी नहीं मानना है। वैसे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आगे है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उसमें या उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 क्रमिक संख्या कह रहा है, ध्यान रखिएगा। 4 क्रमिक संख्याओं का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 क्रमिक संख्याओं का औसत 9 है और तदनुसार उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 क्रमिक सम संख्या कह रहा है, तो 4 क्रमिक जो सम संख्या है, सबसे पहले मान लेंगे पहला क्रमिक संख्या x है, दूसरा x + 2 है, तीसरा x + 4 है, क्योंकि क्रमिक कह रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग, और चौथा है x + 6। अब देखिए 4 हो गया, 1 2 3 और 4। अब ये क्रमिक संख्याओं का औसत कह रहे हैं, क्रमिक सम संख्या, तो इसीलिए 2 लिए, सम संख्या 2 है, 4 सम संख्या है, 6 सम संख्या है। अगर यहाँ प्रश्न में 4 क्रमिक सम संख्या नहीं कहता, सम संख्या नहीं कहेगा, तब हम लोग x + 1 x + 2 x + 3 भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पे दिक्कत होता है। यह हम लोग क्या पढ़े रहते हैं कि 4 क्रमिक संख्या तो x + 1 x + 2, फिर आंसर नहीं आता है। तो एकदम क्लियर हो जाइए दोस्तों, यहाँ पर सम संख्या कह रहा है तो 2 4 6, और क्रमिक कह रहा है तो 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6, तो ये क्रमिक हो गया हमारा। अब ये क्रमिक 4 क्रमिक संख्याएं का औसत कितना है कह रहा है, 9 है कह रहा है। अब हमको क्या करना है, अब देखिए ये यहीं पे सबको क्या कर देंगे, ये जो बीच में जो कॉमा किए हैं ये सबको प्लस कर लीजिए, यहीं पे ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये 4 x + 4 + x हो गया, बराबर 9 कर लीजिए, बराबर योग कह रहे हैं ना, यहीं पे हम डायरेक्ट आंसर लेंगे, ध्यान देते जाइएगा। अब ये 4 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना है, 9 है कह रहा है। अब चलिए देखते हैं, इसे हमको अब क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसको हमको क्या करना है, तदनुसार उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि ये 4 x1 और x2 x3 x4, तो 4x है तो यहाँ हो जाएगा 4x, ये जोड़ लीजिएगा x वाले को। यहाँ देखिए 4 2 6 और 6 12, धन कितना हो जाएगा 12, बराबर। अब देखिए 4 क्रमिक संख्या कह रहा है तो औसत कितना है, 9 है, तो औसत 9 है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम भूल रहे थे यहाँ पे गुणा 4, क्योंकि 4 क्रमिक संख्या कह रहा है तो 9 में 4 का गुणा करेंगे, ये जो 9 है ना उसमें 4 का गुणा करेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए देखिए ये 36 और 12, ये 36 और 12, अब देखिए ये जो है 4x = 36, ये पक्षांतर हो जाएगा धन वाला, तो ऋण 12 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 36 में 12 अगर हम घटा देते हैं तो 36 में 12 घटने के बाद 24 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24/4, तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4 4 छक्के 24, तो 4 हमारा 6 क्या आ गया हमारे यहाँ पर औसत आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान रखना है। अब देखना है हमको
यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 क्रमिक संख्या, पहला तो एक्स है यहाँ देखिए, दूसरा एक्स प्लस 2 है, तीसरा एक्स प्लस 4 है, चौथा एक्स प्लस 6 है। तो सबसे बड़ी तो एक्स प्लस 6 है, तो इसी में अब मान रखेंगे एक्स प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6। तो एक्स प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, एक्स बराबर एक्स प्लस 6 बराबर 6। तो औसत कह रहा है, तो एक्स बराबर कितना होगा, 6 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। एक्स प्लस 6 सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो एक्स प्लस 6 में फिर 6 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी। अगर यहाँ बड़ी संख्या पूछ रहा है, अगर 4 में पूछता तो 6 4 कितना हो जाता, 10 हो जाता। तीसरा पूछता तो, अगर दूसरा पूछता तो 6 धन 2 हो जाता, और पहला पूछता तो केवल 6 हो जाता। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। और उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ये SSC 10+2 2012 में पूछा गया था, 10th लेवल का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, चूंकि आप छात्रावास अधीक्षक या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आगे हम देखते हैं और कठिन की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे कठिन का स्तर बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए, 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत होगा। ये SSC 2012 में, RRB 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो SSC RRB दोनों में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 3 के प्रथम 5 विषम गुणज, अब देखिए 3 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन कौन सा है। पहला चलिए देखते हैं, यहाँ पे है 3 है, 9 है, 15 है। देखिए 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 3 3 सत्ते 21, विषम कह रहे हैं ना, 3 छक्का 18 सम आ जाएगा, उसको नहीं लेना है। और क्या हो जाएगा, 3 निया 27, 3 निया 27, ये देख लीजिए। अब देखिए विषम संख्या आना चाहिए, तो 3 दूने 6 भी आता है, लेकिन ये सम संख्या है। पहले आप क्वेश्चन ही पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरह से ही क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में आपको। 5 विषम कह रहा है, सम कहा तो भाई सम को लेते, विषम कह रहा है तो चूंकि विषम संख्या क्या है, 3 है, 9 है, 15 है, 7 है और 27 है। सॉरी 3 9 15, देखिए 3 9 15 21, ये क्या है 21 है आपका, ध्यान रखिएगा। 3 सत्ते 21 और 27 है, तो ये करेक्शन कर लेंगे। 3 9 15 21 27, ये क्या है 5 विषम है। अब इसका औसत क्या है, औसत क्या होगा, तो इसी को जोड़ना है। 3 धन 9 धन 15 धन 21 धन 27, यहाँ तक आपको समझ में आएगा हो दोस्तों। उसके बाद ये संख्या 1 2 3 4 5 संख्या है, तो 5 से क्या करना है, भाग देना है। अब ये सभी को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 75/5। तो 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बच गया, 5 पंचे 25, 15 पंचे 75। ये आपको इसलिए मैंने बताया, अगर आपको 15 का डायरेक्ट पहाड़ा नहीं आता है तो ऐसे भी कटा सकते हैं। ये 75 है तो 5 एकम 5 करेंगे, तो 7 में से 5 गया तो 2 बच गया ना, तो 2 और 5 25 हो जाएगा, तो 5 पंचे 25। ऐसा भी आप बड़े से बड़े संख्या को कटा सकते हैं। तो यहाँ विषम संख्या आ जाएगा कितना आपका, 15। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी मैथ्स आपको समझ में आया होगा। ये मैथ्स है, आपको लगातार सभी को देखना पड़ेगा शुरू से अंत तक, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। एक कक्षा में 40 लड़का, एक कक्षा में कितना बोल रहा है कि 40 लड़कों में से 30 का औसत कितना है। 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है इस पैटर्न में, तो इस पैटर्न में, इसी पैटर्न में पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो एक कक्षा में कह रहा है, ध्यान रखिएगा। तो सारी कक्षा का औसत भार निकालेंगे सबसे पहले हम। तो क्या करेंगे, सारी कक्षा का जो औसत भार निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, देखिए 40 लड़कों में से 30 कह रहा है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 40 में से 30। अब बचा कितना आपके पास, 10, लिख लीजिए। 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है, तो सबसे पहले करेंगे 60 गुणा 30, सीधा सीधा सभी का निकाल रहे हैं एक साथ, सभी कक्षा का। उसके बाद प्लस कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, देखिए शेष का औसत, शेष मतलब कितना बचा, 40 में से हमने कितना ले लिया, 30 तो ले लिया, यहाँ पे बचा 10, तो 10 गुणा 10 का औसत भार कितना है, 56। ऐसे ही ट्रिक लगाइएगा, सीधी सीधी बात। उसके बाद सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो है यहाँ लिख लीजिएगा 40, कितना आ जाएगा 40।
अब देखिए 60 में 30 का गुणा करेंगे तो 60 तीसम 1800 होगा। कितना होगा? 1800 हो गया। उसके बाद प्लस 56 में गुणा करेंगे 10 का तो 56 दाम 560 बटे 40। अब देखिए 2360, इसको दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2360 और 2360 बटे 40। एक शून्य को एक शून्य से कटा दीजिए, 4 एकम 4 और यहाँ कटा दीजिए 4, ये कट जाएगा आपका 59। कितना आ जाएगा? 59। 4 पंछे 20 और 4 निया 36, 3 बचा है तो 4 पंछे 20 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? एक एक कटाएंगे तो 4 पंछे 20 और 3 और 6 बचा है तो 4 निया 36, तो 59 किलोग्राम ये आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी टायर 1 2013 में पूछा गया ये क्वेश्चन है दोस्तों। आप अच्छे से, मैं आपको केवल सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, आप और अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी बेस्ड में। देखिए ट्रिक आप खोजते हैं, ट्रिक हर जगह काम नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ। आप बेस सीख जाइए, गणित का कॉन्सेप्ट सीख जाइए, कॉन्सेप्ट बेस्ड से अगर आप हल करते हैं तो 1 से 1 मिनट में ही आंसर आ गया। बस आपको समझाने के लिए समय ज़्यादा लग रहा है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका अच्छे से बनता चला जाएगा। यहाँ देखिए एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, ये नीचे लिखा गया है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा? ये एसएससी 10+2 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब चलिए देखिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, इसका आंसर कैसे आएगा। अब देखिए सबसे पहला चीज, एक्स संख्याओं का औसत क्या दिया है? वाई स्क्वायर दिया है। तो सभी संख्याओं का औसत करेंगे तो सबका योग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स संख्याओं का औसत क्या दिया है? वाई स्क्वायर। तो पहले लिख लीजिए वाई स्क्वायर, ऐसे ही हल करना है सारे क्वेश्चन को। गुणा एक्स कर दीजिए पहले वाले क्वेश्चन जैसे ही, उसके बाद बीच में प्लस करना है आपको। देखिए जो संख्या दे रहा है, यहाँ पूछ रहा है, उसको गुणा कर दीजिए पहले। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है तो एक वाई स्क्वायर गुणा एक्स करेंगे, फिर वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर गुणा वाई कर दिए बटे एक्स और वाई तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत। तो दो ही संख्या है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई का क्या करेंगे? नीचे में एक बार और लिखेंगे। इसके बाद हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो देखिए बीच में प्लस है तो कॉमन ले लेंगे। ये प्लस के इस पार एक पक्ष हो गया और प्लस के इस पार एक पक्ष हो गया। अब देखिए यहाँ दोनों में एक्स वाई है तो एक्स वाई को हम क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या यहाँ पे? वाई प्लस बचेगा क्या? एक्स। क्यों? क्योंकि देखिए वाई स्क्वायर है तो एक वाई तो यहाँ आ गया, कॉमन समझा देता हूँ आपको मैं। एक्स यहाँ पे है तो एक्स तो आ ही गया, तो बचा क्या यहाँ पे? वाई। एक वाई तो बाहर आ गया ना यहाँ पे। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर है यहाँ, तो एक एक्स तो यहाँ बाहर आ चुका है, तो एक एक्स यहाँ बचा है ना, चूंकि यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस होगा। फिर उसके बाद वाई तो बाहर आ चुका है, इसलिए वाई प्लस एक्स बचा और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ ध्यान रखिए एक्स प्लस वाई कट जाएगा, क्योंकि इंटू है तो कटता है बटा में। आगे हम देखेंगे एक्स और वाई ही बचा है, तो ऑप्शन में जो भी आंसर आएगा यही आपका आंसर होगा, एक्स और वाई। एक्स इंटू वाई है ना, ध्यान रखिए, कुछ नहीं मतलब वाई इंटू है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ये ट्रिक की भांति ही बताया हूँ आपको मैं, ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल सरल हो। तो दोस्तों ये हमारा क्लास तीसरा था, कंटिन्यू वीडियो जारी रहेगा। इसके बाद कभी भी कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट या छत्तीसगढ़ हिंदी का आ सकता है। तो आपको मैं पुनः कहना चाहूँगा, जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसआई या सांख्यिकी अधिकारी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिस सिलेबस में आपका औसत से संबंधित क्वेश्चन है उन सब में वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सारे के सारे लोग जरूर देखिए। अच्छा लगने पर दोस्तों से अपना शेयर करना नहीं भूलेगा, अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।